हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। तो इस वीडियो में बात करेंगे जेईई के पेपर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल सी इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में चैप्टर 24 देखेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, देन इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया कि भारत के अंदर माइक्रो फाइनेंस की इवोल्यूशन कैसे हुआ, ग्रामीण बैंक मॉडल क्या होता है, डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस, ये माइक्रो फाइनेंस किस प्रकार से कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के साथ किस प्रकार से जोड़ा गया है। देन देखेंगे हम जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या होते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की माइक्रो फाइनेंस को इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है और वो किस प्रकार से इसको रेगुलेट करती है। देन हम देखेंगे इंक्लूजन ऑफ बैंक फाइनेंस टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो किस प्रकार से प्रायोरिटी सेक्टर को अपना लोन बांटते हैं। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन आरबीआई डायरेक्शन 2022 कि आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस को लोन्स को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क बना रखे हैं। देन हम लास्ट में देखेंगे आरबीआई फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर एनबीएफसी एंड एमएफआई, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए जो आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिस कोड बनाए हैं, जो सभी एमएफआई को फॉलो करने हैं, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो है आपके सिलेबस में हैं, तो हम इनको वन बाय वन कवर करते रहेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस एक इस प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस है जो गरीब व्यक्तियों को या लोअर इनकम फैमिलीज को, जो गरीबों को और लोअर इनकम फैमिलीज को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब इसके अंदर चाहे वो हम लोन की बात कर लें, चाहे हम उनको इंश्योरेंस की बात कर लें, चाहे हम इनको पेंशन की बात कर लें, तो या इनको डिपॉजिट की फैसिलिटी की बात कर लें, तो ये जो जितनी भी फाइनेंशियल सर्विस है, ये अगर गरीबों को और स्मॉल इनकम वाली फैमिलीज को प्रोवाइड करवाने को ही हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंस इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दैट प्रोवाइड स्मॉल लोन्स and other financial products to poor and lower income families। ठीक है, think of it as an economic tool designed to promote financial inclusion। तो ये इस प्रकार का इकोनॉमिक टूल है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि बैंकिंग सुविधाओं का लाभ या फाइनेंस का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, उसी को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। इट हेल्प्स पीपल हु आर टिपिकली लेफ्ट आउट ऑफ द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। तो ये माइक्रो फाइनेंस जो है वो लोगों की मदद करता है कि वो जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ पाए, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सर्विस लाइक माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग, माइक्रो इंश्योरेंस और माइक्रो पेंशन। तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर कस्टमर को क्रेडिट की सुविधा दी जाती है, मतलब लोन दिए जाते हैं, सेविंग मतलब वो सेविंग अकाउंट खोल सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, इंश्योरेंस की सुविधा दी जाती है और पेंशन सुविधा दी जाती है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस हेल्प्स पुअर टू, तो माइक्रो फाइनेंस कैसे गरीबों की मदद करता है, इसके पॉवर्टी कि वो गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, इंक्रीज देयर इनकम, उनकी इनकम बढ़ाने में मदद करता है, और इंप्रूव देयर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने में मदद करता है। गरीबी से कैसे निकल सकते हैं, देखो अगर हम उसको सस्ती दर पर क्रेडिट देंगे, मतलब सस्ता लोन देंगे, तब वो उस पैसे का उपयोग करके कोई बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो बिजनेस मतलब अपना कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, जिससे क्या है कि वो अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। तो ये क्योंकि पहले क्या होता था, अगर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे, तो वो मनी लेंडर से या साहूकार से पैसा लेते थे, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा महंगा होता था। इसीलिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि जब हम किसी गरीब व्यक्ति को या लोअर इनकम पीपल को बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, ठीक है, उसी को ही हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। और माइक्रो फाइनेंस के अंदर बैंकिंग सुविधाओं की बात करें तो क्रेडिट, सेविंग, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब सुविधाएं दी जाती हैं, और ये उनकी मदद करता है गरीबी से निकलने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, कि भारत के अंदर माइक्रो फाइनेंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ और आज की क्या स्थिति है देश के अंदर माइक्रो फाइनेंस को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री माइक्रो फाइनेंस एरा बिफोर 1990। तो 1990 से पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खोलने से पहले
क्या क्या कंडीशंस थी भारत में। तो रूरल क्रेडिट वाज डोमिनेटेड बाय मनी लेंडर्स चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पैसे उधार पर दिए जाते थे वो मोस्टली मनी लेंडर्स के द्वारा ही दिए जाते थे, जो कि ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते थे। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 और रूरल रीजनल बैंक्स RRB 1975 tried to improve access but suffered from insufficiency and over repayment। तो 1990 से पहले क्या था, सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वेरियस काम किए जाते थे। और उसी के साथ 1975 में RRB की शुरुआत भारत में हो गई थी। और इसके अंदर मतलब जो बैंक्स थे वो डेडिकेटली रूरल डेवलपमेंट के काम करते थे, लेकिन ये भी इतने कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय क्या रीपेमेंट जो था, मतलब ग्रामीण जो लोग थे वो उस पैसे की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बिगेन इनफॉर्मली इन द 1980s। 1990 में सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनफॉर्मली शुरू हुए, स्पेशली सपोर्टेड बाय एनजीओ टू पूल सेविंग एंड प्रोवाइड स्मॉल लोन्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, मतलब कुछ लोग, जैसे मोस्टली क्या होता है 10 लोग होते हैं, 10 लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। और ये सेल्फ हेल्प का मतलब ये है कि ये 10 के 10 लोग अपना कुछ पैसा इस ग्रुप के अंदर डालते हैं, और जब इन 10 लोगों में से जिस व्यक्ति को उस पैसे की जरूरत होती है, तो ये ग्रुप जो है उस व्यक्ति को पैसा जो है लोन पर दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये 10 लोग मिलकर कुछ बिजनेस भी करते हैं, तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ इनकम भी हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम में 1980 के समय में सेल्फ हेल्प ग्रुप को शुरू किया गया था, जो कि किसी एनजीओ के सपोर्टेड करके काम करते थे। ठीक है, तो ये पूल ऑफ मनी सेविंग बनाते थे और उसको फिर लोन पर दे देते थे। तो ये सब काम होता था 1990 से पहले। देन कुछ अर्ली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट लिए गए 1990 से 99 के बीच में। तो उसमें क्या था, 1992 के अंदर नाबार्ड को लॉन्च किया गया था, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया। अब बैंक जो है वो डायरेक्टली एसएचजी को, मतलब स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायरेक्टली लोन देना शुरू कर दिया गया। तो मतलब नाबार्ड के शुरुआत के बाद एसएचजी जो है वो बैंक से डायरेक्टली लोन ले सकते थे। देन एनजीओ लाइक सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन इंस्टीट्यूशन एंड मैरादा पायनियर्ड माइक्रो लेंडिंग थ्रू कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स। उसके बाद सेवा और मैरादा जैसे एनजीओ खोले गए थे। देन माइक्रो फाइनेंस ग्रू एज ए सप्लीमेंट्री मॉडल अलोंगसाइड कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंकिंग। अब माइक्रो फाइनेंस जो था वो बहुत ग्रो करने लगा एक सप्लीमेंट्री मॉडल के रूप में, क्योंकि हम कोऑपरेटिव बैंक्स में हमने खोल रखे थे और रूरल बैंक्स भी थे, उसी के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस भी अब ग्रो करने लगा। देन expansion and commercialization 2020, 2000 to 2010, entry of microfinance institutions in a big way, many registered as NBFC। अब भारत के अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खुलने लगे थे 2000 से 2010 के बीच में, जो कि अपने आप को एनबीएफसी के रूप में लिस्ट कर रहे थे। देन रैपिड ग्रोथ इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, मतलब साउथ स्टेट्स के अंदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी थी, और लोग जो है बहुत माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज का लाभ ले पा रहे थे। देन कंसर्न, यहाँ पे क्या कुछ कंसर्न भी यहाँ पे साथ के साथ बढ़ रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ रहे थे तो वहां से लोन भी ले रहे थे, तो लोग उसको चुका नहीं पा रहे थे, ओवर इनडेप्टेडनेस हो रहा था। और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी जो हाई इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया था, और अग्रेसिव रिकवरी प्रैक्टिस ये फॉलो करने लगे थे। मतलब कस्टमर से अगर जब पैसा डिमांड कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली हम उनसे रिकवरी कर रहे थे। दिस culminated in 2010 आंध्र प्रदेश माइक्रोफाइनेंस क्राइसिस वेयर स्टेट इंटरवेंशन लेड टू कोलैप्स द सेवरल एमएफआईज। अब हुआ क्या था, 2010 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर माइक्रोफाइनेंस क्राइसिस आ गए थे, जिसके अंदर क्या था, फिर वहाँ की लोकल स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना पड़ा, जिससे फिर क्या है बहुत सारे एमएफआई जो थे वहाँ पर आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड थे वो बंद हो गए थे। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि इसके अंदर से आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बस ये एक हिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेकर। देन 2011 से 15 के बीच में क्या हुआ, रेगुलेटरी रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चरिंग किया गया एमएफआई का। मतलब अब आरबीआई ने
इसको रेगुलेटरी करना शुरू किया था। 2011 मलेगम कमेटी रिपोर्ट्स आरबीआई रिकमेंडेड रेगुलेशन ऑफ एमएफआई। तो 2011 के अंदर मलेगम कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी आरबीआई को कि इसको रेगुलेट एमएफआई को रेगुलेट किया जाए, जिससे क्या है कि एक तो कस्टमर का शोषण ना हो, उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ना किया जाए और अग्रेसिव प्रैक्टिस फॉलो ना की जाए। तो सारे एमएफआई जो हैं वो मिलकर एक ही प्रैक्टिस को फॉलो करें। अब ये जरूर याद रखना कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एमएफआई को रेगुलेट करें, मलेगम कमेटी। देन आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड एनबीएफसी एमएफआई एज ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी इन 2011, सेटिंग नॉर्म्स टू लेंडिंग मार्जिन एंड ट्रांसपेरेंसी। तब 2011 के अंदर आरबीआई ने क्या किया कि जो माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी की एक नई कैटेगरी बना दी, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक की, तो सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक की चल रही थी, प्राइवेट सेक्टर बैंक की चल रही थी, फॉरेन बैंक्स की थी, कोऑपरेटिव बैंक्स की थी, रूरल बैंक्स की थी। तो इसी प्रकार के एनबीएफसी और एमएफआई की एक अलग कैटेगरी बना दी गई थी। अब इनके लिए आरबीआई ने अलग रेगुलेशन लेके आए कि किस प्रकार से वो पैसा लोन पर दे सकते हैं, कितना मार्जिन रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे। तो उसकी सारी रेगुलेशन आरबीआई लेके आया 2011 के अंदर। ग्रेटर एम्फोसाइज ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्लाइंट प्रोटेक्शन। और इसके अंदर आरबीआई ने यह ध्यान रखा कि कस्टमर को लिटरेट किया जाए फाइनेंस को लेके और क्लाइंट की प्रोटेक्शन निर्धारित की जाए। देन एसएचजी बैंक लिंकिंग प्रोग्राम कंटिन्यूड एक्सपेंडिंग, स्पेशली सपोर्टेड बाय एनआरएलएम नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इन 2011। और उसी के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम था उसको और एक्सपेंड किया गया और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन पे भी ध्यान दिया गया। देन आया इंटीग्रेशन इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम 2015 टू प्रेजेंट। उसके बाद 2015 से आज तक इसको जो हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे बैंक हैं, तो उनके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया। ग्रोथ ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक मैनी प्रमोटेड बाय फॉर्मर एमएफआई, एग्जांपल उज्जैन इक्विटीज अर्जना। अब हुआ क्या कि बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने लगे थे। जैसे कि पहले उज्जैन माइक्रो फाइनेंस था, उसने अपने आप को उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक में चेंज किया। इक्विटीज और जना ने भी सेम यही काम किया। तो इन्होंने अपने आप को प्रमोट कर लिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, आधार एंड मोबाइल बैंकिंग फॉर माइक्रो क्रेडिट। अब जो माइक्रो क्रेडिट दिया जा रहा है, मतलब छोटे लेवल पर जो पैसा लोन पर दिया जा रहा है, उसके लिए अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करने जाने लगा। इसमें आधार और मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं के आधार पर हम लोन देने लगे। देन शिफ्ट फ्रॉम क्रेडिट ओनली टू होलिस्टिक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूडिंग सेविंग, इंश्योरेंस, पेंशन, रेमिटेंस। और उसके साथ साथ जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बोले, तो ये अब सिर्फ लोन देने तक ही सीमित नहीं थे, सिर्फ क्रेडिट ओनली का ही काम नहीं कर रहे थे। अब ये होलिस्टिक फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम करने लगे। सेविंग, इंश्योरेंस, पेंशन, रेमिटेंस, ये सारी सुविधाएं जो है कस्टमर को दी जाने लगी। देन एम्फेसिस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड लिंकिंग माइक्रो फाइनेंस विद गवर्नमेंट स्कीम लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड मुद्रा। अब ये इनका जो मेन फोकस था वो वुमेन एम्पावरमेंट में था। और ये एसएचजी को स्मॉल, हाँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके अंदर भी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने लगे कि ज़्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करें और अपना बिजनेस करें। उसी के साथ माइक्रो फाइनेंस को लिंक कर दिया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ, जिसके अंदर फ्री के अंदर बैंक का अकाउंट खोला जाता था, और मुद्रा योजना के साथ जिसमें अंदर कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता था। देन रिसेंट ईयर पुश टुवर्ड डिजिटल माइक्रो फाइनेंस, फिनटेक एमएफआईज कोलैबोरेशन विद यूपीआई बेस्ड माइक्रो लैंडिंग। और अब आज के समय में जो डिजिटल माइक्रो फाइनेंस शुरू हो गया है, मतलब अब घर बैठे ही आपको बैंक में विजिट करने या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में विजिट करने के बिना ही घर बैठे आपको लोन दे दिया जाएगा थ्रू यूपीआई बेस्ड माइक्रो लैंडिंग। ठीक है। अब करंट स्टेटस क्या है? इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस मार्केट इन द वर्ल्ड, सर्विंग ओवर 6 करोड़ बोरोवर। तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस मार्केट है, जो कि 6 करोड़ बोरोवर्स, मतलब 6 करोड़ लोगों को माइक्रो फाइनेंस सुविधाएं दी गई हैं, जो डोमिनेटेड बाय 3 चैनल्स। तो भारत के अंदर 3 चैनल से माइक्रो फाइनेंस किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देकर थ्रू एनबीएफसी एमएफआई की जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एमएफआई जो बना रखे हैं उनके थ्रू, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू। स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर आरबीआई इंश्योर स्टेबिलिटी एंड क्लाइंट प्रोटेक्शन। और जो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने बना रखे हैं, तो वो क्लाइंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। ठीक है। तो इसके अंदर आपको बस ये याद रखना है
कि देखो साल में हर साल 1990 से पहले क्या स्थिति थी कि मनी लेंडर के द्वारा ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। फिर उस समय 1975 में आरआरबी चल रहे थे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही थी, ठीक है। कुछ इनफॉर्मल एनजीओ भी सॉरी एसएचजी स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे थे। देन 1992 में नबार्ड आया। उस नबार्ड आने से फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू हुआ। देन फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई भारत के अंदर, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर ये बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। उसी के साथ साथ लोगों का डिफॉल्ट, पैसे पे डिफॉल्ट होना बढ़ने लगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिचार्ज करने लगे क्योंकि रेगुलेट नहीं कर रहे थे किसी के द्वारा, तो ये अपनी मनमानी कर रहे थे। उसी के द्वारा फिर उसी के आधार पर 2010 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस आया, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया और बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बंद हो गए। देन फिर आरबीआई रेगुलेशन लेके आया और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए मल्लेगम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। 2011 में आरबीआई ने रेगुलेट करना शुरू किया, जिसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी और क्लाइंट प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब आज के समय जो है वो बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में चेंज कर गए हैं, जैसे उज्जीवन इक्विटी और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आज के समय डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आधार और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाती थी और घर बैठे ही माइक्रो फाइनेंस की सुविधा दी जाती है, मतलब डिजिटल माइक्रो फाइनेंस जिसे कहा जाता है। और आज के समय भारत जो है 6 करोड़ बोरोवर्स के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस मार्केट बन गया है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रामीण बैंक मॉडल। तो ग्रामीण बैंक मॉडल में क्या किया जाता है, जैसे इसमें की जाती है ग्रुप बेस्ड लैंडिंग। एक ग्रुप को पैसा दिया जाता है उधार पर, वो भी विदाउट विदाउट कोलेटरल, मतलब कुछ भी गिरवी इसमें नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब ये क्या है, देखो इसमें इसकी जो शुरुआत हुई थी, ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट वाज पेनर्ड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इन बांग्लादेश। तो जो ग्रामीण बैंक मॉडल की जो शुरुआत हुई थी, या ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट हम बताएं, तो इसकी शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी और वहां का एक प्रोफेसर थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये मॉडल शुरू किया था। अब और आज के मॉडर्न डे बांग्लादेश जो हम देखते हैं, तो उसको जो आज के समय हेड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी कोई सरकार तो है नहीं, तो इसको जो हेड कर रहे हैं वो बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस ही हैं, जो एक तरह से वहां पर विदाउट किसी इलेक्शन के ही इंटीरियम गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक अलग बात होगी। अब मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, उन्होंने एक गरीब महिला देखी थी वहां पर, जो एक डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी थी, ठीक है। तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी थी, मतलब वो किसी मनी लेंडर से हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा लेती थी और उसको फिर चुकाने में वो बहुत असमर्थ हो रही थी। तब मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, 42 विलेजर्स, मतलब 42 लोगों को पैसा दे दिया विदाउट किसी कोलेटर के, नो कोलेटर के, और उन्हें ये बोल दिया कि आप मुझे ये पैसा पे बैक कर देना बिना किसी इंटरेस्ट के, मतलब एक तो उनसे कुछ गिरवी नहीं रखा और उनको ये भी बोल दिया कि आप मुझे रीपे करना विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये 42 लोग, इन्होंने वो पैसे को एक, मतलब एक तरह से इनका ग्रुप बनाया था, 42 लोगों का एक ग्रुप बना दिया था और उनको फिर पैसा दे दिया। अब इन लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस कर कर इन्होंने पैसा कमाया, ठीक है। और हुआ क्या कि जैसे ये लोग फिर इन्होंने पैसा कमाया, तो ये एक तरह से पॉवर्टी से, मतलब गरीबी से बाहर निकल गए, ठीक है। अब फिर ये देखा गया कि भाई अगर हम एक किसी ग्रुप के अंदर, अगर किसी ग्रुप को हम पैसा देते हैं, तो वो ग्रुप जो है डिफॉल्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक पीयर प्रेशर होता है कि आपको वो पैसा जो है वापस करना है, ठीक है। और इसमें एक चीज ये बढ़िया थी कि ये जो 42 लोग थे, इनमें पैसा पे बैक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंडिविजुअल थी, कि हर किसी को जितना भी पैसा उन्होंने दिया, तो ये 42 लोगों को एक इंडिविजुअली अमाउंट था, उस अमाउंट को पे बैक करना था मोहम्मद यूनुस को। तो इससे फायदा ये हुआ कि एक तो पीयर प्रेशर में उनको पे बैक करना था, क्योंकि सभी लोग तो चोर नहीं हो सकते, मतलब सभी लोग तो डिफॉल्ट नहीं कर सकते, तो सब वापिस कर रहे हैं, तो अगर एक दूसरे को देख के ही वो वापिस पैसा देने लगे, तो इससे ये फायदा हुआ कि एक तो उनको विदाउट किसी इंटरेस्ट के पैसा मिलने लगा, ठीक है, और वो जो सब लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकल पाए। इसीलिए 2006 के अंदर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरी स्टोरी बताई है, यही यहाँ पर लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो
दिस सिंपल एक्ट एज ट्रस्ट ग्रो इनटू द ग्रामीण बैंक विच इज फॉर्मली एस्टेब्लिश इन 1983। तो ये जो सिंपल ट्रस्ट के ऊपर जो ग्रामीण बैंक बना दिया, ये मतलब यही ट्रस्ट के ऊपर फिर ग्रामीण बैंक बन गया, जो कि 1983 में इस्टेब्लिश किया गया इन बांग्लादेश। अब इसके क्या क्या फीचर्स थे ग्रामीण बैंक मॉडल के? तो पहले तो ग्रुप बेस्ड लैंडिंग इसमें की जाती थी। लोन आर गिवन अप टू ग्रुप यूजुअली ऑफ 5 मेंबर, तो 5 मेंबर को यूजुअली इसमें ग्रुप बेस्ड लैंडिंग की जाती थी। ट्रस्ट ओवर कोलेट्रल, कि इसके अंदर जो गिरवी रखने से ज्यादा विश्वास किया जाता, ट्रस्ट किया जाता। लोन्स आर गिवन बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, तो इसमें कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ग्रामीण बैंक मॉडल में कोलेट्रल लिया जाता है या नहीं लिया जाता, तब आपका आंसर होगा नहीं लिया जाता। इंडिविजुअल लायबिलिटी, while the group provides support, the responsibility to repay the loan lies on the individual borrower। हालांकि पैसा ग्रुप में दिया जाता था, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंडिविजुअली निर्धारित की गई थी। मेंबर्स आर ओनर्स, द बोरोवर्स ऑफ द ग्रामीण बैंक्स आर आल्सो इट्स ओनर्स। तो जो ग्रामीण बैंक मॉडल के अंदर जो बोरोवर्स थे, जो पैसा लोन पर ले रहे थे, वो ही वहां के ओनर थे, तो वही मेंबर है। अब उन मेंबर्स का पैसा ही बांट दिया जाता है बाकी लोगों में, तो उन्हीं को ही ओनर कहा जाता है। हाई रीपेमेंट रेट, द मॉडल हैज बीन इनक्रेडिबली सक्सेसफुल विद द रीपेमेंट रेट ऑफ ओवर 98%। तो ये जो ग्रामीण बैंक मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि वही मेंबर्स जो होते हैं वही मिलकर पैसा डालते हैं, और जिसको जरूरत है उसको पैसा उधार पर दे देते हैं। ठीक है, तो कोई मेंबर जो है वही ओनर होते हैं, और एक जब पीयर प्रेशर के चक्कर में भी वो पैसा रीपे करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो हाई रीपेमेंट रेट देखी जाती है। द सक्सेस ऑफ ग्रामीण बैंक प्रोवाइड्स द पुअर डोंट नीड चैरिटी एंड सब्सिडाइज क्रेडिट, दे नीड एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो ग्रामीण बैंक के सक्सेस होने से ये चीज देखी गई कि लोगों को चैरिटी के अंदर मतलब फ्री में या सब्सिडाइज रेट पर पैसा नहीं चाहिए, उनको फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस चाहिए था, जिससे वो खुद को ही काम कर कर एक गरीबी रेखा से उठ सकते हैं। ठीक है, तो ये था ग्रामीण बैंक मॉडल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस। कि माइक्रो फाइनेंस हमने ये समझ लिया क्या होता है, अब इसकी डिलीवरी मतलब कस्टमर को किस प्रकार से ये डिलीवर होता है, इसके सर्विसेज किस प्रकार से कस्टमर को डिलीवर की जाती है। तो माइक्रो फाइनेंस डिलीवर किया जाता है दो चैनल के द्वारा कस्टमर को। एक चैनल है इनफॉर्मल चैनल, एक चैनल है फॉर्मल चैनल। तो इनफॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर तो यह है, दिस इंक्लूड्स ट्रेडिशनल सोर्स लाइक लोकल मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स। तो जो लोकल मनी लेंडर्स और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके द्वारा जो पैसा माइक्रो फाइनेंस किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन यूजुअली ये जो लोग होते हैं ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा एक तो माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है, और देन आता है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर इसके अंदर हमारे वही बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो इन सबके द्वारा जो मिलकर इनको इनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है माइक्रो फाइनेंस। अब बैंक्स के अंदर जैसे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस एज ए पार्ट ऑफ देयर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्योंकि हमने जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का चैप्टर किया था, तो वहां पर हमने ये बात करी थी, क्योंकि हमको माइक्रो फाइनेंस करना होगा, तो यही हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। जैसे जिसमें हर बैंक के ऊपर या हर आरआरबी के ऊपर एक टारगेट रहता है कि उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है, और जब वो बैंक माइक्रो फाइनेंशियल करते हैं तो उनका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बैंक्स के थ्रू जैसे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा माइक्रो फाइनेंस किया जाता है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने जो पहले बात कर ली कि 10 से 20 लोग मिलकर इसको फॉर्म करते हैं, और ये 10 से 20 लोग अपनी सेविंग्स जो है उस ग्रुप के अंदर डालते हैं, और जिस जिस व्यक्ति को उस पैसे की जरूरत होती है तो उसको पूरा ग्रुप मिलकर लोन पर दे देता है। ठीक है, अब चाहे वो व्यक्ति उस लोन के साथ अपना बिजनेस करे या अपनी कोई पर्सनल नीड्स को पूरा करे। ठीक है, तो इसके द्वारा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप एक माइक्रो फाइनेंस की सुविधा दी जाती है। देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जैसे दीज आर organizations that provide small scale financial service to the poor. They can characterized into three main based of legal structure। तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो तीन लीगल स्ट्रक्चर में कैरेक्टराइज किए जा सकते हैं। पहला नॉट फॉर प्रॉफिट, दूसरा म्यूचुअल बेनिफिट्स, और थर्ड आता है फॉर प्रॉफिट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो एनजीओ होते हैं एक तरह से, तो ये माइक्रो फाइनेंस की सुविधाएं कस्टमर को देते हैं।
लेकिन ये एक तरह से रजिस्टर कराए जाते हैं एज ए सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है। तो सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। अब अगर ये कंपनी द्वारा कोई प्रोडक्ट सेल किया जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है, तो उस प्रॉफिट का यूज वो कंपनी या एनजीओ के जो पर्पज है उसी के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रॉफिट मतलब अपने घर नहीं ले जाएगा, तो उस कंपनी को बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज। और सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट जो है वो वेरियस टैक्स बेनिफिट भी देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम कस्टमर को किन किन तरीक़ा से माइक्रो फाइनेंस की डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हैं भारत के अंदर। तो इसके अंदर दो सेक्टर हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर, एक आता है फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर की हमने जो बात करी कि यहाँ पर मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो ही लोन देते हैं और यूजुअली ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और फॉर्मल सेक्टर के अंदर बैंक्स आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ठीक है, बैंक्स जैसे हमारा कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ये माइक्रो फाइनेंस देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे हमने बात करी कि कुछ लोग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसके अंदर अपना सेविंग रखते हैं और फिर जिसको जरूरत है उसको पैसा लोन पर देते हैं और उस लोन को ही हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कि एक तो नॉट फॉर प्रॉफिट वाले आते हैं, देन म्यूचुअल प्रॉफिट वाले आते हैं और तीसरा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने नॉट फॉर प्रॉफिट वाले देख लिया जो कि एज ए सोसाइटी रजिस्टर होते हैं, ट्रस्ट बन के रजिस्टर होते हैं और सेक्शन 8 कंपनी होती है। म्यूचुअल बेनिफिट जैसे कि हम कोऑपरेटिव्स जो फॉर्म करते हैं, तो वेरियस कोऑपरेटिव्स में क्या होता है जिसमें एक ही उद्देश्य के साथ बहुत सारे लोग एक कोऑपरेटिव का निर्माण कर लेते हैं और वही जो उसके मेंबर हैं वही उसके ओनर होते हैं और वो सभी लोग अपना पैसा इसमें लगाकर पैसा कमाते हैं। तो म्यूचुअल एमएफआई हो गया। देन आता है फॉर प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट के लिए जो काम कर रहे हैं एमएफआई, दीज आर रजिस्टर्ड एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो एनबीएफसी और रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो फॉर प्रॉफिट मतलब कि जो एनबीएफसी हम देखते हैं वो एक तरह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं और ये माइक्रो फाइनेंस देते हैं पुअर लोगों को, मतलब प्रोवाइड करवाते हैं और ये रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई द्वारा। तो ये प्रॉफिट जो कमाते हैं और ये दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमएफआई इन इंडिया। और भारत के अंदर सबसे बड़ा और मोस्ट कॉमन टाइप है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भारत के अंदर। ठीक है, जो आज के दिन हम एनबीएफसी देख रहे हैं वो मोस्टली जो है एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिलीवरी चैनल्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब बैंक लिंकेज प्रोग्राम का मतलब ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है तो उसको साथ जोड़ना, बैंक लिंकेज करना। पहले क्या था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमने जो ऊपर बात करी कि इसमें सिर्फ कुछ लोग मिलते थे, यूजुअली 10 से 20 लोग होते हैं। ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसी ग्रुप के अंदर और जिसमें जरूरतमंद होगी, जो जरूरतमंद होगा उसको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन अब इसको बैंक के साथ लिंक कर दिया गया है। मतलब अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये पूरा ग्रुप चाहे तो बैंक से लोन प्राप्त करके भी काम कर सकता है। ठीक है, तो द प्रोग्राम कनेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप विद द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। तो इसको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम जोड़ा गया, तो इसमें सेविंग लिंक की गई है कि अब चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना सेविंग खाता बैंक के साथ खुलवा सकता है। बैंक अलाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप टू ओपन ए सेविंग अकाउंट इन द ग्रुप नेम के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना अकाउंट खुलवा सकता है। एज पर आरबीआई सिंप्लीफाइड नॉर्म्स द कस्टमर ड्यू डिलीजेंस ऑफ ऑल मेंबर्स इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट बट इज नीडेड व्हेन द ग्रुप अप्लाई फॉर अ लोन। तो ये कहना चाह रहा है कि जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक के पास लोन अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने आएगा, तब जैसे मान लो इसमें 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों की ड्यू डिलीजेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनकी केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। बैंक सिर्फ उसके अंदर जो 2 लोग रहते हैं, एक प्रेसिडेंट रहता है और एक उसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट, तो इन 2 लोगों का ही डॉक्यूमेंटेशन लिया जाता है बैंक के द्वारा और उसी के आधार पर हम सेविंग बैंक अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेविंग लिंकेज। अब आता है बोरोविंग लिंकेज। बोरोविंग मतलब उनके द्वारा जो उधार लिया जाता है बैंक से, और जब वो लोन लेते हैं बैंक से तो उस लोन करने के लिए हमको सभी 10 के 10 लोगों का, मतलब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर 10 लोगों हैं तो सभी लोगों का ड्यू डिलीजेंस करने की जरूरत है, मतलब उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगने की
या देखने की आवश्यकता पड़ेगी। बैंक्स कैन गिव सेविंग लिंक्ड लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, टिपिकली द रेशियो ऑफ 1:1 और 1:4। तो मतलब बैंक जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन कर सकते हैं उनकी सेविंग के आधार पर, मतलब जितना वो पैसा रखते हैं उसका उतना ही पैसा उसको लोन कर सकते हैं, या उसका 4 गुना 1:4 के अंदर लोन ऑफ अप टू 4 टाइम्स ऑफ द ग्रुप सेविंग। तो ग्रुप की सेविंग का 4 गुना तक बैंक जो है उनको लोन दे सकता है। द लोन इज गिवन इन द नेम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड द ग्रुप इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जाएगा वो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे दिया जाएगा, किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे नहीं होगा, और पूरे का पूरा ग्रुप ही है जो वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस लोन की रीपेमेंट करने के लिए। नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन पर कोई भी कोलेटरल मतलब कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। लैंडिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काउंट एज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर द बैंक्स। और जब बैंक्स जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन देते हैं तो वो बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग काउंट किया जाता है। ठीक है। तो हमने ये बात कर ली कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंदर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक जैसे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ना ही बैंक लिंकेज प्रोग्राम कहलाता है। इसमें सेविंग लिंक किया गया है, मतलब अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो चाहे तो बैंक में जाकर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने ग्रुप के नाम से। ठीक है। और जब बैंक इनका सेविंग अकाउंट खोलेगा तो बैंक को सभी मेंबर्स के ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत नहीं है। बैंक को सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या जो जो मेन उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पर्सन होंगे उन्हीं का ही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने की आवश्यकता है। देन बोरोविंग लिंकेज, जिसमें बैंक चाहे तो सेविंग लिंक लोन उनको प्रोवाइड करा सकता है। मतलब एज सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जितना सेविंग अकाउंट के अंदर अपना बैलेंस रखा है उसके उसके बराबर या उसके 4 गुना तक 1:4 तक ही बैंक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे सकता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरा ग्रुप एज ए ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी रीपेमेंट के लिए। इसके अंदर कोई भी कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो है बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर काउंट किया जाता है। अब 3 मॉडल हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने के लिए। ठीक है। मॉडल नंबर 1 है जिसके अंदर बैंक डायरेक्टली ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप उसका यूज करके अपना कोई भी काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है या किसी जरूरतमंद को पैसा लोन पर दे सकता है। दूसरा मॉडल 2 है जिसके अंदर एक एनजीओ जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करता है, मतलब एनजीओ के द्वारा उसको बनाया जाता है और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेन किया जाता है कोई भी बिजनेस करने के लिए। देन बैंक प्रोवाइड लोन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप डायरेक्टली। तो फिर जब एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करने में और ट्रेन करने में मदद करता है उसके बाद बैंक उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायरेक्टली लोन देता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायरेक्ट लोन दिया जाता है लेकिन एनजीओ जो है उसका फैसिलिटेटर होता है। और मॉडल नंबर 3 क्या कहता है, द बैंक जो है वो पैसा देता है एनजीओ को, देन एनजीओ लेंड्स इट टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। और बैंक पहले एनजीओ को पैसा देता है और एनजीओ आगे उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा देता है। ठीक है। लेकिन अभी हम यूजुअली जो बैंक में देखते हैं वो मॉडल नंबर 2 पे हम लोन दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। अब ये एक तरह का सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ही होता है, लेकिन बस इसमें एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की रीपेमेंट जो करना है लोन का या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे ग्रुप की होती है। लेकिन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ग्रुप की ना होते हुए इंडिविजुअल पर्सन की होती है। इंडिविजुअल पर्सन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। A joint liability group is a small group of 4 to 10 individuals who come together to avail a loan from the bank without providing any collateral. All members of group are mutually responsible for repayment of the loan. तो ये भी बैंक से लोन लेते हैं एक अपना ग्रुप फॉर्म करके, लेकिन इसके अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब एक मेंबर अगर पैसा देने से डिफॉल्ट करता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे मेंबर्स पर चली जाती है। ठीक है। और जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है वो किसके लिए बेनिफिट यूजफुल है, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हु नीड टू ए लार्जर लोन देन द ग्रुप कैन प्रोवाइड। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं जिनको ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि देखो मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 10 जो लोग थे उन्होंने अपना अपना पैसा लगाया और ये पैसा होगा मान लो 10 लाख। ठीक है। लेकिन अब किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 लाख से ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, तब वो क्या करेंगे उसमें से कुछ मेंबर मिलके या पूरा ग्रुप पूरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो मिलकर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। ठीक है।
अब जब से ही वो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप हो जाएंगे तब उसमें सभी इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित हो जाएगी और बैंक जो है इस जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को ज्यादा पैसा लोन पर दे सकता है। Then small farmers, tenants, artisans who are not yet part of the self help group, और कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट नहीं है उनको भी फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनाकर वो बैंक से लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक है। और यूजुअली क्या है, जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है वो मोस्टली तो क्रेडिट के लिए ही बनाया जाता है, मतलब लोन के लिए ही फॉर्म किया जाता है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो लोन के साथ साथ सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी भी बैंक के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, ये भी इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि 2010 के अंदर क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश के अंदर माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस आ गए थे, तब आरबीआई ने अपॉइंट किया था मल्लेगांव कमेटी को। ठीक है, तो मल्लेगांव कमेटी की रिकमेंडेशन पर कुछ चेंजेस किए गए थे। वो क्या थे, क्रिएट ए सेपरेट कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी कॉल्ड एनबीएफसी एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो मलेगांव कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई ने जो है एनबीएफसी की एक स्पेशल कैटेगरी बना दी थी, एनबीएफसी एमएफआई। देन डिफाइन व्हाट क्वालिफाई फॉर द माइक्रो फाइनेंस लोन। और अब किसको माइक्रो फाइनेंस लोन बोला जाएगा, इसको डिफाइन किया गया था। देन सेट रूल्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी एंड प्रोविजनिंग। अब कैपिटल एडिक्वेसी और प्रोविजनिंग मतलब कि बैंक जब लोन, बैंक के पास जितना भी पैसा है बैंक उसको लोन पर देगा, और लोन पर कितना पैसा दे सकता है और कितना पैसा उसको कैपिटल एडिक्वेसी के अंदर रखना होगा। मतलब कि वो बैंक सारा पैसा तो लोन पे नहीं दे सकता ना, तो कुछ जो पैसा है उसको रखना होगा और कुछ पैसे का मतलब प्रोविजन बनाकर चलना होगा कि कल को बैंक अगर डूबता है तो उस पैसे से बैंक जो है अपना फाइनेंशियल कंडीशन को संभाल पाए। ठीक है, तो वो रूल बनाए गए। देन कैप ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड मार्जिन दैट एमएफआई कैन चार्ज। और एमएफआई जो है वो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं और कितना मार्जिन उनको रखना है अलग से। जैसे मार्जिन मतलब अगर कोई कस्टमर 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहा है और 100 रुपए की चीज के ऊपर हमको लोन ले रहा है, तो हम उसको पूरा 100 रुपए का लोन तो देंगे नहीं, हम कुछ मार्जिन उस पर काटेंगे। अब वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 5%, कितना भी हो सकता है। तो यूजली ये है मार्जिन जो डिसाइड किया गया एमएफआई के द्वारा। ठीक है, जैसे अब कार लोन हम देखते हैं तो उसमें 90% तक बैंक लोन देता है, तो ये जो 10% नहीं दिया ना, तो ये बैंक मार्जिन लेकर चलता है। ठीक है, देन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द लोन्स टर्म्स एंड चार्जेस। और जितने भी बैंक लोन कस्टमर को दे रहा है तो उसमें टर्म्स और चार्जेस जो है उस पर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कस्टमर को पता होना चाहिए। ठीक है, देन इंट्रोड्यूस मेजर टू प्रिवेंट ओवर बोरोइंग और कोरिजिव रिकवरी मेथड। और ऐसे मेजर्स को इंट्रोड्यूस किएगा जिसमें ओवर बोरोइंग को रोका जाए, मतलब ज्यादा पैसा कस्टमर को बोरो ना दिया जाए, मतलब कस्टमर ज्यादा पैसा बोरो ना कर पाए। और कोइजिव रिकवरी मेथड्स, मतलब रिकवरी जो है वो आराम से करी जाए, ना कि अग्रेसिवली रिकवरी कस्टमर से करी जाए। देन एस्टेब्लिश प्रॉपर ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम फॉर बोरोवर्स। और कस्टमर के लिए ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम बनाया जाए, मतलब कस्टमर को अगर कोई कंप्लेन है तो वो इस सिस्टम का यूज करके उस एमएफआई की कंप्लेन रजिस्टर कर पाए और उसको रेड्रेस किया जाए। These recommendations form the basis of RBI regulatory framework for the MFI sector। और ये सब रिकमेंडेशन दी थी मल्लेकम कमेटी ने कि जब इंडिया के अंदर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को अगर प्रॉपरली सही से चलाना है तब आरबीआई को इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मानना चाहिए। ठीक है, अब आरबीआई ने ये कमेटी इसको देखते हुए कुछ अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए। वो क्या है, इसकी डायरेक्शन 2022 में दी गई थी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लॉन्च। तो ये 2022 के अंदर जो लेटेस्ट आई है वो है in 2000 March 2022 the RBI issued a new harmonized regulatory framework that applies all regulated entities on banks, small finance banks, NBFC, MFI, etc. that gives microfinance loan। अब ये जो 2022 के अंदर आरबीआई ने हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो निकाला है, ये सभी एंटिटीज पर लागू होता है जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर क्या है, उन्होंने डेफिनेशन दे दी कि कौन किसको हम माइक्रो फाइनेंस लोन मानेंगे। The collector, a collateral-free loans give to a household with an annual income up to 3 lakh। अब ऐसा घर, ऐसा फैमिली जिसकी एनुअल इनकम सभी का मिलाकर 3 लाख या उससे कम है, तब उसको जो कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा उसको बोला जाएगा माइक्रो फाइनेंशियल लोन। ठीक है, उसको बोला जाएगा माइक्रो फाइनेंस लोन। अब ये चीजें आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यही बनेगा टॉपिक कि यहाँ से ही वो पूछ सकता है, डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन।
Then limit on loan repayment. A household total monthly loan repayments for all loans, including microfinance or others, cannot exceed 50% of their monthly household income. This is crucial rule to prevent over indebtedness. कहने का ये मतलब है कि अगर कोई फैमिली है और उस फैमिली की इनकम सबकी मिला के मानो मंथली 10,000 रुपये है, ठीक है। अब 10,000 रुपये है ना, तो जितना सभी लोन, चाहे उनके पास माइक्रो फाइनेंस लोन है या कोई अदर लोन उनका चल रहा है, उन सभी लोन की जो ईएमआई आ रही है, जो मंथली इक्वेटेड मंथली इनकम वो पे कर रहे हैं, वो इस 10,000 का 50%, मतलब 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि इससे क्या है कि ओवर इंडेप्टनेस से बचा जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की 50% से ज्यादा अगर उसकी ईएमआई आएगी तो वो फिर बाकी अपना जो खर्चा वो नहीं उठा पाएगा। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये बात कही है। दूसरा ये कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है वो उस फैमिली को, अगर किसी भी फैमिली जिसकी इनकम 3 लाख है उससे कम है और उसको कलेक्टर फ्री लोन दिया जा रहा है, तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन काउंट होगा। देन लोन की प्राइसिंग। RBI removed the specific rate interest rate cap, but stated that interest rate must not be यूरियस, मतलब एक्सट्रीमली हाई। तो आरबीआई ने जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्पेसिफिक कैप था वो हटा दिया है, लेकिन आरबीआई ने ये कहा है बैंक्स को कि आप एक्सेसिवली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। ईच लेंडर मस्ट हैव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर ऑन प्राइसिंग। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक या कोई भी एनबीएफसी चार्ज करेगा, तो वो जो पॉलिसी, जिस पॉलिसी में चार्ज करेगा वो बोर्ड से अप्रूव होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज सिंप्लीफाइड फैक्ट शीट शोइंग ऑल चार्जेस मस्ट बी गिवन टू द बोरोवर। और बैंक को या एनबीएफसी को कस्टमर को एक फैक्ट चेक शीट पहले से लोन देने से पहले ही दिखानी होगी, जिसपे उसको क्लियरली मेंशन होगा कि कितने चार्जेस उसको लगने वाले हैं। देन देयर कैन बी नो प्री पेमेंट मंथ पेनल्टी ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन। और बैंक्स जो हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कस्टमर के ऊपर प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगा पाएंगे। प्री पेमेंट पेनल्टी क्या होता है कि अगर आप आपके तय समय से पहले ही ज्यादा अमाउंट के अंदर लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, तो बैंक जो है उस पर प्री पेमेंट पेनल्टी लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप पब्लिक सेक्टर बैंक से कार लोन लेते हो, ठीक है, और वो कार लोन आपने लिया 7 साल के लिए, ठीक है, और उसकी मंथली ईएमआई मान लो 10,000 रुपये आ रही है। अब आप अगर उस ईएमआई के अगेंस्ट में 10,000 तो भर ही रहे हो और 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा भर रहे हो, मतलब आप मंथली उनको 20,000 दे रहे हो, तो ये 10,000 रुपये ना बैंक जो है वो आपका पेनल्टी लगा सकता है और उसको बोलेगा प्री पेमेंट पेनल्टी, ठीक है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस के केस में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगा सकता। देन क्वालिफाइंग एसेट्स फॉर एनबीएफसी एमएफआई। To be classified as NBFC MFI, an institution must have minimum 75% of total asset and microfinance loan। अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा जिसने अपने टोटल एसेट का 75% जो लोन है वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर दे रखा हो, ठीक है। टोटल एसेट जो है वो 75% या उससे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस के अंदर हो, तो उसी को ही एनबीएफसी एमएफआई बोला जाएगा। तो ये सब जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई ने निकाले थे। सबसे पहले कि 3 लाख से नीचे किसी की हाउस होल्ड इनकम है और उनको कलेक्टर फ्री लोन दिया जाता है, तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन होगा। और लोन की रीपेमेंट जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी मंथली। देन प्राइस जो है, अब बैंक को खुद को निर्धारित करना है, मतलब कोई भी हाई बहुत ज्यादा नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते, लेकिन जो भी पॉलिसी वो फॉलो कर रहे हैं वो बोर्ड से अप्रूव होनी चाहिए। और जितने भी चार्जेस बैंक के द्वारा लगाए जाएंगे उसके फैक्ट शीट कस्टमर को पहले से पता होनी चाहिए, और बैंक जो है इस पे प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगा सकता। और एनबीएफसी एमएफआई उसको बोला जाएगा जिसकी 75% से ज्यादा जो टोटल एसेट्स हैं वो माइक्रो फाइनेंस लोन के अंदर गई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आरबीआई फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर एनबीएफसी एमएफआई। अब आरबीआई ने कुछ फेयर प्रैक्टिस कोड बनाए गए हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं सभी एनबीएफसी एमएफआई को, और वो क्या क्या है? The main objective of fair practice code are to adopt the best practice for dealing with customer। तो जो एनबीएफसी हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें कस्टमर से डील करने में।
इंश्योर बिजनेस ऑपरेशंस आर ट्रांसपेरेंट, फेयर और लीगल। और ये इंश्योर करें कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और लीगली हम वो सही हो। एंड टू अवॉइड अनफेयर कोएर्सिव प्रैक्टिस स्पेशली ड्यूरिंग द लोन रिकवरी। और कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस या कोई अब्यूजिव प्रैक्टिस ना फॉलो की जाए लोन रिकवरी के समय। तो ये इंश्योर करने के लिए फेयर प्रैक्टिस कोड जो है आरबीआई ने बनाया। अब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? द एफपीसी फेयर प्रैक्टिस कोड मस्ट बी डिस्प्लेड इन द लोकल लैंग्वेज एट ऑल ब्रांचेस, स्टाफ मस्ट बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड। तो कहने का मतलब है कि जो एफपीसी जो फेयर प्रैक्टिस कोड है वो लोकल लैंग्वेज में हर ब्रांच के अंदर होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए और कस्टमर उसको पढ़ सके। और सभी जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए अपने फेयर प्रैक्टिस कोड को लेकर। देन द लोन एग्रीमेंट मस्ट क्लियरली स्टेट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, द इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग चार्जेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, देयर शुड नो हिडन चार्जेस। तो जो भी हम लोन कस्टमर को देने वाले हैं अंडर एमएफआई, ठीक है, तो उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस है, इंटरेस्ट रेट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इस सब की जानकारी कस्टमर को होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर साफ साफ लिखी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी हिडन चार्जेस जो है वो नहीं होना चाहिए, या कोई है तो कस्टमर को वेल स्टेटेड होना चाहिए, मतलब उसको कस्टमर को पता होना चाहिए। देन नो नॉन कोहेसिव रिकवरी, रिकवरी शुड ओनली बी डन एट द सेंट्रल और डेजिग्नेटेड प्लेस। तो हम रिकवरी का मतलब ये है कि जब हम लोन के लिए रीपेमेंट के लिए पैसा कस्टमर से मांगने जा रहे हैं तो वो जो है एक सेंट्रल प्लेस पे होनी चाहिए या डेजिग्नेटेड प्लेस एक निर्धारित होनी चाहिए, वहां पर जाके ही पैसा हम कस्टमर से डिमांड कर सकते हैं। रिकवरी एट द बोरोवर रेजिडेंस और ओवर प्लेस इज अलाउड ओनली इफ दे फेल टू अपीयर इन द सेंट्रल लोकेशन और टू और मोर सक्सेसिव ओकेशन। अब क्या होता है कि अगर हमने किसी कस्टमर को किसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे बुलाया या सेंट्रल प्लेस पे बुलाया कि हम यहाँ मिलके हम रिकवरी की बात करेंगे, लेकिन वो उसको बुलाने पर वो 2 या 2 से ज्यादा बार उस जगह पर नहीं आया, तब भी हम उसके रेजिडेंस में जाकर उससे रिकवरी की डिमांड करेंगे। स्टाफ मस्ट नॉट यूज अब्यूसिव और अग्रेसिव मेथड फॉर रिकवरी। और जो हम हमारा स्टाफ होगा वो कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज और अग्रेसिव मेथड को फॉलो नहीं करेगा, मतलब छीना झपटी या अग्रेसिव मेथड ऐसा है कि उसके पड़ोसी के जाके कुछ बोल दिया कि आपका ये पड़ोसी पैसा नहीं दे रहा, तो इस प्रकार के मेथड जो है या लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार के मेथड जो है स्टाफ फॉलो नहीं करेगा फॉर रिकवरी। ठीक है, देन इंटरनल कंट्रोल, एमएफआई मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद ऑल आरबीआई रेगुलेशन एंड फेयर प्रैक्टिस कोड। तो उस एमएफआई को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ये भी इंश्योर करना होगा कि उसको अपना इंटरनल सिस्टम इतना मजबूत बनाना होगा कि वो आरबीआई के द्वारा बनाए गए सारी रेगुलेशन को कंप्लाई कर पाए और जितने भी फेयर प्रैक्टिस कोड है उसको फॉलो कर पाए। ठीक है, तो ये हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके अंदर एक तो ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये टॉपिक थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या फेयर प्रैक्टिस कोड है, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और तीसरा ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था कि आप एमएफआई को रेगुलेट करो, तो वो थी मलेगांव कमेटी। ठीक है, अब इस चैप्टर के साथ आपको मिलेगा क्विक रिवीजन। इस चैप्टर को अगर आप एग्जाम में जाने से पहले या वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, ये चैप्टर आपको रिवाइज कर सकते हो, ये 4 पन्नों का ही रहता है। दूसरा, सभी कोई जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसको एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करना है, ये एग्जाम ओरिएंटेड 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही अगर आए तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ आपको आंसर शीट नीचे मिल जाएगी, विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप समझ सकते हैं कि कौन सा आंसर, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है।